तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर। आज हम बात करेंगे जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, विक्की मल्होत्रा की कहानी। जो आज तक आपने वो बातें कभी सुनी पढ़ी नहीं होगी, जो मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँगा। विक्की गोस्वामी से मेरी जान पहचान तकरीबन 1997 से है, 1997 से। ये उन दिनों की बात है जब मेरे ऊपर अटैक हुआ और उसके बाद मैं अपना एंटोफिल का घर शिफ्ट करके जुहू पे रहने चला गया था। और जुहू पे मेरा जो लैंडलाइन नंबर थे वो ट्रांसफ़र करवाने में कुछ दिन लगे, और लैंडलाइन नंबर लगने के 2 दिन के बाद वो नंबर जो मैंने किसी को नहीं दिए थे, बहुत कम लोगों को दिए थे जो घर के रिश्तेदार थे, जो खासकर दोस्त थे, कि मैं पुराना एरिया शिफ्ट करके नए एरिया में आ गया हूँ और ये मेरे लैंडलाइन नंबर है। मोबाइल फ़ोन भी आ गए थे उस समय पे, लेकिन लैंडलाइन नंबर नया नया लगा था, 2 एक दिन हुए थे। और उसमें से एक नंबर पे जो 04 वाला नंबर था मेरा, उस पे एक शख्स का फ़ोन आता है जो अपने आप को विक्की मल्होत्रा कह के इंट्रोड्यूस करता है। ये मेरे ऊपर अटैक होने के कोई 1 महीने के बाद की बात है। तो मैंने नाम तो सुना हुआ था विक्की मल्होत्रा के, छोटा राजन का आदमी है। छोटा राजन ने मेरे ऊपर अटैक करवाया था, और उस दिनों में विक्की मल्होत्रा का फ़ोन आना मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा, हाँ जी बोलिए, क्या बात है। तो उसने मेरे से जो अटैक की बातें थी, तो बातचीत जो हुई, तो बीच बीच में मेरे साथ वो टूटी फूटी पंजाबी में बात करने लग गया। मुझे मालूम था कि विक्की मल्होत्रा पंजाब का नहीं है, कि वो क्राइम रिपोर्टिंग कवर करते करते जानकारी तो हर शख्स रखते थे। मुझे मालूम था कि वो बंगाल का रहने वाला है और मल्होत्रा सरनेम इस्तेमाल कर रहा है। तो जैसे थोड़ी टूटी फूटी पंजाबी जो बोलनी शुरू की, तो मेरी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी बढ़ी। तो मैंने पंजाबी से पूछ लिया, मैंने कहा, भाई साहब आप ये पंजाबी कहाँ से सीखी आपने, आप तो बंगाल के रहने वाले हो। तो उसने मखौल से बोला कि नहीं, मैं अमृतसर में भी रहा हूँ। तो खैर, वो कुछ बातें आगे चल के और बताऊँगा मैं। तो हिंदी पंजाबी मिक्स भाषा में विक्की मल्होत्रा ने मेरे साथ बात की, और वो जो उस गोली चलने तक का जो कांड था वो सब डिस्कस करने के बाद मुझे उसने मैसेज दिया कि 1-2 दिन में आपको छोटा राजन का फ़ोन आएगा, जिसको वो नाना कहते थे उन दिनों में। तो आप ज़रा उनसे प्लीज़ बात कर लेना, आप नाराज़ मत होना। कुछ गलतफहमी हुई थी और वो दूर करने के लिए नाना का फ़ोन आएगा, आप उसको बात कर लेना उससे। तो मैंने कहा ठीक है। 2-4 दिन निकल गए, कोई फ़ोन नहीं आया। तो मुझे उन दिनों में इंग्लैंड जाना था किसी काम से। मैं इंग्लैंड चला गया और मेरे जाने के बाद नाना का फ़ोन आया। वो किस्सा मैं पूरा आपको एक एपिसोड में सुना चुका हूँ, जो मेरे अटैक के ऊपर जो हुआ था। तो और छोटा राजन की कैसे मेरे से बातें होती थी, वो किस्सा शायद आपने सुना होगा। जब उसकी बीवी को अरेस्ट किया तो छोटा राजन का फ़ोन कैसे आया, वो कहानी मुझे याद नहीं मैंने पूरी सुनाई है कि नहीं सुनाई है, लेकिन बहुत सारी दूसरी चैनल्स में मेरी इंटरव्यूज़ काफ़ी छपी हैं, की गई हैं, और अखबारों में भी छपा है कि सारा पूरा केस कांड कैसे हुआ था। तो छोटा राजन के उस फ़ोन आने के बाद कैसे मेरी बातचीत हुई, सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैं बात कर रहा था विक्की मल्होत्रा की। तो वो पहली बार थी जब विक्की मल्होत्रा से मेरी बात हुई, और उसके बाद मेरा कुछ राब्ता विक्की मल्होत्रा के साथ अच्छा जुड़ा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी बोल चाल बड़ी सुलझी हुई सुधरी हुई होती है। नॉर्मली इनका बात करने का तरीका तू मैं करके, या थोड़ा अकड़ वाली भाषा, जहाँ कुछ अजीब किस्म की शब्दावली जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो विक्की मल्होत्रा ने कभी नहीं की। बहुत बार मेरी उससे बात हुई, आमना सामना भी हुआ, लेकिन कभी भी उसने बदतमीजी से बात नहीं की। एंड इज़ अ वेरी गुड कन्वर्सेशनिस्ट। बातचीत बहुत बढ़िया तरीके से करता है, और हंसते हुए बड़े इजी अंदाज में, कोई टेंशन नहीं होती, कोई हिडन मीनिंग नहीं होते, कोई थ्रेट नहीं होती। तो दाऊद इब्राहिम के बाद अगर बातचीत करने का मुझे
किसी से लुत्फ़ आता था तो वो विक्की मल्होत्रा से बात करके अच्छा लगता था। कभी उसने मारा-मारी की बात नहीं की, कभी क्राइम की बात नहीं की, कभी जुर्म की बात नहीं हुई। कुछ हल्की-फुल्की बातें होती थी, अमृतसर के दरबार साहब की बात होती थी, अमृतसर के हॉल बाज़ार की बात होती थी, रंजीत नगर की बात होती थी। तो कुछ उसकी पर्सनल बातें, हँसना खेलना हर चीज़ मखौल में करनी, और कभी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं करता था विक्की। ये मेरा मेरा उससे जो मेरा एक्सपीरियंस है, लोगों के साथ क्या होता होगा मुझे उसका कोई जानकारी नहीं है। तो वहाँ से हमारा जो एक राब्ता बना, बातचीत होती रही। अक्सर वो बातें काफ़ी जिसको बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाती थी, महीने में 1 आध बार 2 बार बात हो जाती थी। खैर उसके बाद छोटा राजन से मेरी बात हुई। उसने अपनी गलती मानी कि मुझे किसी ने भड़का दिया था, इसलिए मैंने आपके ऊपर अटैक करवाया, और आइंदा से हमारा कभी भी कोई दुश्मनी वाली बात या कोई ऐसी बात नहीं होगी। और छोटा राजन ने मुझे बोला कि मैं विक्की को बोलता हूँ कि वो आपके टच में रहेगा। शायद वही कारण था कि विक्की मेरे टच में रहता था। बहुत बार उसने मुझे पूछना कि आपको किसी बात की कोई तकलीफ़ तो नहीं है। मैं उन दिनों में इंग्लैंड में काम करता था, 3-4 महीने के बाद आता था थोड़े दिनों के लिए, फिर चला जाता था। तो हमेशा पूछता था कि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म का कोई काम हो आप मुझे बोलना। तो ये एक मेरा एक रिश्ता डेवलप हुआ विक्की के साथ, जो जब 2010 तक जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई, तब तक विक्की से मेरा बातचीत करना, मिलना जुलना बना रहा। एक और वाक़या आपको सुनाता हूँ विक्की मल्होत्रा का। अंडरवर्ल्ड के लोग कैसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। 2000 में जब छोटा राजन पे अटैक होता है, मैंने वो किस्सा पूरा सुनाया आपको। मैं बैंकॉक गया, बैंकॉक से पूरी कवरेज करके वापस आया। आके मैं फिर नवंबर एंड में इंग्लैंड चला गया, और अचानक मेरी बेटी की शादी 29 दिसंबर 2000 में फिक्स हो गई। तो मेरी वापसी की, दिसंबर का क्रिसमस का सीज़न था आजकल का, तो मेरी वापस टिकट नहीं हो रही थी। मैं बहुत टेंशन में था। 25 तारीख तक मेरी टिकट नहीं हुई इंग्लैंड से बॉम्बे वापस आने की। 29 को मेरी बेटी की शादी चंडीगढ़ में थी, शादी और रिसेप्शन। तो मैं बहुत तकलीफ़ में था। तो 25 तारीख को क्रिसमस वाले दिन 2000 को विक्की मल्होत्रा का मुझे मोबाइल पे फ़ोन आता है कि आप कहाँ हो। मैंने कहा यार मैं इंग्लैंड में हूँ और मेरी बेटी की शादी है, मेरी टिकट नहीं हो रही, भाग दौड़ कर रहा हूँ कहीं से, तो मुझे आके फिर पंजाब जाना है। 27 की हमने बाई एयर की टिकट्स पूरी फैमिली की बॉम्बे टू दिल्ली बुक करवाई हुई थी। तभी चंडीगढ़ की डायरेक्ट फ़्लाइट आती नहीं थी, तो दिल्ली से गाड़ी लेके किसी दोस्त को मैंने इंतज़ाम किया हुआ था। उसके ड्राइवर ने हमें चंडीगढ़ छोड़ना था 27 दिसंबर 2000 को शाम को। तो ये सब बातें मैंने विक्की को बताई। बोलता कोई बात नहीं, आप आ जाओ, को दिल्ली में कोई तकलीफ़ होगी गाड़ी वाड़ी की तो मैं करवा दूंगा आपको, मेरा कोई आदमी छोड़ाएगा आपको। मैंने कहा नहीं, मैंने ऑलरेडी सब इंतज़ाम कर लिया, खाली मेरी यहाँ से बॉम्बे की टिकट नहीं हो रही। खैर टू कट इट शॉर्ट, मेरी टिकट 26 तारीख की मैंने बड़ी मुश्किल से, वो किस्सा भी मैंने सुनाया है शायद कहीं, जो सैम कंबाटा थे जो ब्रिटिश एयरवेज के वहाँ के जो एजेंट थे बड़े, इंग्लैंड के होलसेल एजेंट पूरे, उनके थ्रू मैंने टिकट करवाई। 26 तारीख की रात को मैं वापस आया, और 27 तारीख को सुबह जब हम तैयारी करके 11:30 बजे एयरपोर्ट जाने की कोशिश की, उसमें लगे हुए थे तैयारी में, सामान बांध के जुहू से नीचे सामान उतारना, तो एक शख्स आता है एक लिफाफा लेके। ये 27 दिसंबर की बात है 2000 की। तो वो आदमी ने बोला, मैंने कौन हो, मैं बोलता विक्की मल्होत्रा जी ने भेजा है, ये आपके लिए पैकेट भेजा है। तो वो इतना बोल के मोटरसाइकिल लेके चला भी गया, मुझे मेरा जवाब बिना उड़ीक के। मैंने वो लिफाफा थोड़ा खोल के देखा तो उसमें काफ़ी पैसे थे। मैंने गिने नहीं, मेरे हिसाब से 20-25 हज़ार रुपया होगा, 30 भी हो सकता है। तो मैंने तभी फ़ोन किया विक्की मल्होत्रा को। मैंने कहा भैया ये पैसे क्यों भेज दिए आपने। बोलते 2 दिन पहले मेरी आपसे बात हुई थी और काफ़ी टेंशन में थे, तो आपकी बेटी की शादी है, ये मेरी तरफ से शगन है उसका शादी का। मैं खुद तो नहीं आ सकता हूँ, आपने बुलाया भी नहीं है, लेकिन क्योंकि बेटी की शादी है मैं आपको शगन भेज रहा हूँ। मैंने कहा नहीं भैया, मैंने ज़िंदगी में कभी ना किसी की शादी में शगन दिया ना लिया।
मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, अब मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये आपका लिफाफा इसी तरह मेरे घर पे पड़ा रहेगा। मैं 3 जनवरी को वापस आ रहा हूँ और आके आपके पैसे आपको लौटा दूंगा, अपना मत करना। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बोलता नहीं कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप जाके आइए, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना। ये एक विक्की मल्होत्रा का कैरेक्टर है, अपार्ट फ्रॉम इज बीइंग अ क्रिमिनल। कहते हैं ना क्रिमिनल के भी कुछ असूल होते हैं। तो ये मैंने देखा है कि छोटा राजन के गैंग में ये एक ऐसा शख्स था जो क्रिमिनल होते हुए भी वो इसका अपनी पर्सनल जो लाइफ थी वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जीता था। मैं ये एपिसोड बनाने में मैंने बहुत देर की, क्योंकि मैं अपने आप से जूझ रहा था कि मुझे ये जो पर्सनल बातें होती हैं ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो लेकर अंत में मैंने फैसला किया कि जो हकीकत है वो तो चेंज हो नहीं सकती, हकीकत हम बदल नहीं सकते, विक्की मल्होत्रा की जो नेचर है वो बदल नहीं सकती। तो इसलिए अगर विक्की मल्होत्रा के साथ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले काम कर सकते हैं, उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं, तो मैं उसकी बात क्यों नहीं कर सकता। तो ये मौका था कि मैंने कल फैसला किया कि सब बातें आपके साथ शेयर करने का। तो 3 जनवरी 2001 को जब मैं वापस आया तो घर पे आके सबसे पहला फ़ोन मैंने विक्की मल्होत्रा को किया। मैंने कहा भैया विक्की भाई वो हमारा पैसा मेरे पास पड़ा है, या तो अपना को आदमी भेज दो या मुझे बताओ कहाँ देना है तो मैं आपको दे जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ये पैसा मेरे घर में पड़ा है। तो वो बोलता आज मेरा आदमी तो लड़का कोई नहीं है, तो आप एक काम करो, इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी, अब बांद्रा में आ जाओ किसी टाइम। तो मैंने कहा मैं अभी निकलता हूँ घर से, तो मुझे बताइए कहाँ मिलना है। तो बांद्रा में एक गुरु नानक रोड है, एक पेट्रोल पंप है कॉर्नर पे, जिस जंक्शन से एक रोड जो है वो माहिम की तरफ, मतलब पूरे पुराने मुंबई की तरफ जाती है, एक एसवीपी रोड है जो खार सांताक्रूज की तरफ निकल जाती है, तीसरी लिंकिंग रोड है, और उसके साथ चौथी रोड जो उसको गुरु नानक रोड कहते हैं। तो गुरु नानक रोड और लिंकिंग रोड का जो वो एरिया है वहाँ पे 4-6 बिल्डिंग छोड़, 4-5 बिल्डिंग छोड़ के लेफ्ट साइड में अगर माहिम की तरफ से आएँ तो एक बिल्डिंग में विक्की मल्होत्रा फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, उसका नाम भूल गया मैं। उस बिल्डिंग, इसके घर के बिल्कुल सामने अक्रॉस द रोड एक ग्रेट पंजाब रेस्टोरेंट था, सरदार जी चलाते थे वो। ये उनका दादर में भी एक रेस्टोरेंट था, त्रिलोक सिंह गांधी उनका नाम था, मुझे जानते थे। तो ये उनके रिश्तेदार थे, और एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था, हमें रखा 4-5 टेबल छोटे से लगते थे, लेकिन खाना बहुत अच्छा होता था उसका। तो बहुत बार मैंने फैमिली के साथ जाके वहाँ खाना वाना खाया। तो मुझे बोले कि आप उस रेस्टोरेंट पे ग्रेट पंजाब के बाहर आके खड़े रहना, तो मैं आपसे राब्ता कर लूँगा, आपको पहचान लूँगा और कलेक्ट कर लूँगा। तो मैं चला गया वहाँ पे फिक्स टाइम पे, और मैं जैसे ही ग्रेट पंजाब रेस्टोरेंट के बाहर रुका, गाड़ी से उतर के खड़ा हुआ फुटपाथ पे, तो एक 3-4 मिनट के बाद एक शख्स आया। शायद वही लड़का था जो कुछ दिन पहले मेरे घर पे मोटरसाइकिल पे पैसे दे के गया था। तो मेरी लगा कि वही शख्स है। तो उसने पैसे लिए और मेरे से लिफाफा वापस लिया और ऊपर इशारा किया सामने। तो खिड़की में विक्की मल्होत्रा मुझे हाथ हिला रहा था, और हाथ जोड़ के नमस्कार भी किया, मुस्कराया और थैंक यू ऊपर से किया, मैं अंदाजे समझ गया। तो मुझे जाना था कहीं, और मैं घर पे नहीं जाना चाहता था। हर आदमी को अपनी एक प्राइवेसी होती है, उसका कुछ अपना तौर तरीका होता है, क्यों डिस्टर्ब करना किसी को। तो मैं वहाँ से सीधा जहाँ जाना था मैंने वहाँ चला गया। तो फिर शाम को मैंने फ़ोन करके वापस करके मखौल से पूछा कि मैंने गिना नहीं, पैसा कितना था ना, मैंने खोल के बाहर निकाल के देखा, तो आपने गिन के देख लिया, बराबर है, कहीं कम तो नहीं है। तो विक्की मल्होत्रा हंसने लगा, बोलता मैंने भी बिना गिने भेज दिया था, मेरे पास पड़ा था, तो मेरे दिमाग में आया कि आप शादी पे जा रहे हो तो शायद ज़रूरत पड़ेगी, और वैसे भी लड़कियों की शादी है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उस शादी में हिस्सा डालना। तो उसको प्यार देना बोलते हैं, हमारे यहाँ शगर बोलते हैं। तो ये एक विक्की मल्होत्रा का करैक्टर मैं आपके सामने रखना चाहता था। खैर उसके बाद हमारी बातचीत लगातार होती रहती थी। उसके बाद 2005 में मैंने डीएनए ज्वाइन किया, इंग्लैंड से वापस आके, अंग्रेज़ी का अखबार था। तो वहाँ पे 2006 जो 7 में कहीं
2006 के करीब मैंने वो एपिसोड किया हुआ है। छोटा राजन की बीवी को क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया। छोटा राजन की छोटी बेटी जिसका नाम खुशी था वो 4-1 साल की थी तभी। तो छोटा राजन का मुझे ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आया। वो नंबर आता था 00 प्लस 52 प्लस समथिंग 52 लिखा होता था, बाकी और कुछ नहीं होता था, 00 होता था। तो वो फ़ोन आया, वो तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया में है। तो काफ़ी नाराज़ था, थोड़ा गला भरा हुआ था, रोने जैसी हालत में था कि देखिए मुंबई पुलिस क्या कर रही है, जिनके लिए मैंने इतना काम किया वो आज मेरी बीवी को सहारा लगा के अरेस्ट करके मेरे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी छोटी बेटी वो कैसे जेल में उसके साथ कस्टडी में रहेगी। तो इस किस्म की काफ़ी लंबी चौड़ी बात छोटा राजन ने मेरे साथ की फ़ोन पे, और वो एपिसोड मैंने बनाया हुआ, आपने सुना होगा। तो वो अंग्रेजी की कहावत है, व्हेन समबडी क्राइज ओवर योर शोल्डर, मैंने वो मुहावरा लेके वो बनाई थी। तो मैंने वो रिपोर्ट अपने अखबार में छापी कि ऐसे ऐसे छोटा राजन का फ़ोन आया और उसने ये मुझे कहा। तो उसके बाद फिर मुझे जो खबर छपने के बाद फिर विक्की मल्होत्रा का मैसेज आया, फ़ोन नहीं किया, समबडी एल्स कॉल्ड मी अप कि विक्की मल्होत्रा वाज वेरी हैप्पी और उसने आपको नमस्कार भेजा है। मैंने कहा विक्की मल्होत्रा शायद कहीं जेल वेल में होगा, उस टाइम पे कुछ बाहर नहीं था। तो इसी तरह जब 2005 में विक्की मल्होत्रा को दिल्ली से पकड़ा गया, उसी केस में विक्की मल्होत्रा अंदर था, बाहर नहीं था, लेकिन अंदर से मैसेज भेजा मुझे उस स्टोरी छपने के बाद। खैर, तो 2005 में विक्की मल्होत्रा को दिल्ली से मुंबई पुलिस पकड़ के लाती है। ये पूरा किस्सा पब्लिक डोमेन में है, बहुत बार छप चुका है, बहुत से प्रोग्राम बन चुके हैं। तो वहाँ से पकड़ के जब मुंबई की क्राइम ब्रांच में लेके आया जाता है, तो जो वहाँ पे जो हमारे डीसीपी क्राइम थे तभी, वो और मीरा भुरवनकर ज्वाइंट सीपी क्राइम थी। तो कमलाकर जो थे हमारे डीसीपी क्राइम के, ही न्यू मी वेरी वेल। तो मैं क्राइम ब्रांच में जाता था, रोज़ मेरा काम था रोज़ जाना। तो जाके मैं बैठे बैठे 2-3 बार मुझे मुलाकात विक्की गोस्वामी से, उस जो क्राइम की कस्टडी थी, जो रिमांड लिया हुआ था क्राइम ब्रांच ने, उसके दौरान नीचे जो सीआईयू का ऑफिस होता था, क्रिमिनल एंड क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का बैरक में, वहाँ पे मेरी विक्की गोस्वामी से मुलाकात हुई। फरीद तनाशा को पहली बार मैंने तभी उस क्राइम ब्रांच की उस इंटेरोगेशन वाली ब्रांच में पहली बार देखा और आखिरी बार। उसके बाद मैं उसको कभी ना देखा ना कभी मिला, लेकिन विक्की गोस्वामी से मेरी बातचीत हो जाती थी क्राइम की कस्टडी में भी। उसके बाद एक और किस्सा जो बहुत कम लोगों को मालूम है, 2006 में मुंबई में महाराष्ट्र में एक बड़े पावरफुल लीडर कांग्रेस नेता निम्बालकर, उनका मर्डर होता है। और दूसरे एक बड़े नेता पद्म सिंह पाटिल जो मंत्री रहे इरीगेशन मिनिस्टर महाराष्ट्र के, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि एक बड़े लीडर ने दूसरे बड़े लीडर का मर्डर करवाया। और मज़ेदार बात देखिए कि उसकी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन इंक्वायरी से नाखुश निम्बालकर की वाइफ ने हाई कोर्ट में रिट किया कि पुलिस बराबर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, मेरे हस्बैंड के मर्डर में विक्की मल्होत्रा का हाथ हो सकता है। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। विक्की जेल में था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाई निम्बालकर की वाइफ ने हाई कोर्ट में। एक 2 जजेस का बेंच था, एक जज महाशय थे शायद, दूसरे ताहिल रमानी वो जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट का केस का फैसला दिया। तो ताहिल रमानी तभी मजिस्ट्रेट थे, पहले सेशन जज थे, बाद में हाई कोर्ट के जज बने। तो ताहिल रमानी और महाशय जज की उस खंडपीठ ने मुंबई पुलिस को झाड़ लगाई कि जो एक फैमिली एलिगेशन लगा रही है उसकी आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की, क्यों ना ये केस सीबीआई को दे दिया जाए। अब देखिए इंटरेस्टिंग कहानी, निम्बालकर की वाइफ का ये कहना कि मेरे हस्बैंड की मौत में विक्की मल्होत्रा का हाथ है, ये कैसे हो सकता है। तो पुलिस ने कोर्ट को बोला कि ये आदमी तो जेल में था, थाना जेल में, वो दिल्ली से पकड़ के लाए थे, उस केस में जेल में था रिमांड के बाद। लेकिन जब इंक्वायरी की गई तो जिस दिन निम्बालकर का मर्डर हुआ था उस दिन विक्की गोस्वामी को जेल से निकाल के किसी दूसरे केस की जो तारीख थी
उसके लिए कोर्ट में लेके जाया गया था। तो जस्टिस तहल रमानी का ये कहना था कि वो जो पूरी मूवमेंट थी उस दिन की, विक्की गोस्वामी की, जेल से कितने बजे निकला, कितने बजे कोर्ट पहुंचा, कितने बजे उसकी तारीख हुई, कितने बजे वापस गया, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने क्यों नहीं की। ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस की हाजिरी में, पुलिस की मिली भगत से एक आदमी कोर्ट के रास्ते आते जाते मर्डर कर सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। उसका बाद में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस केस में 5.5 साल की एक जो दूसरा केस था मोकोका का, उसमें विक्की को सज़ा होती है और वो 5.5 साल सज़ा ख़त्म करके उसको 16 जुलाई 2010 को उसको ज़मानत मिलती है। और हाई कोर्ट उसमें ये शर्त लगाई जाती है कि महीने में एक बार विक्की मल्होत्रा क्राइम ब्रांच में जाके अपनी हाज़िरी लगवाएगा। तो 16 तारीख को जुलाई को ये ज़मानत हुई और उसके बाद अफवाह फैल गई कि विक्की गोस्वामी देश छोड़ के भाग चुका है। वो नेपाल के रास्ते कहीं और चला गया है और वहाँ से वो जो उसके जो दुश्मन हैं, जिन लोगों ने प्रीतनाथ शॉ को मारा था, उनको मारने का प्लान करेगा। तो बड़े अखबारों में खबरें छपी, टीवी पे बहस चली कि विक्की गोस्वामी देश छोड़ के भाग गया, अब कहाँ, और बाहर से बैठ के अभी वो ऑपरेशन चलाएगा, छोटा राजन का गैंग उसने संभाल लिया, ये वो सब अटकलें चली। अचानक एक दिन मैं क्राइम ब्रांच में चक्कर मारने गया हुआ था। उस दिन थी तारीख शायद 9 अगस्त, जो 9-10 अगस्त होगा, अगस्त का महीना था। तो क्राइम ब्रांच में बैठे बैठे अचानक देखा कि विक्की गोस्वामी को घेर के 7-8 पुलिस वाले खड़े हैं, धनंजय कमलाकर के डीसीपी और दूसरे लोग, और वहाँ से देख रहे हैं। कमलाकर को और थे कोई, तो देखा तो क्राइम ब्रांच सीआईयू के बाहर 6-7 ऑफिसर और बीच में विक्की मल्होत्रा खड़ा है। जिस आदमी के बारे में ये अटकलें लगाई जा रही थी, खबरें छप रही थी कि वो आदमी देश छोड़ के भाग गया, वो मुंबई की क्राइम ब्रांच के ऑफिसर के सामने अपनी हाजिरी लगवाने आया था। आधा घंटा बैठा रहा, फिर चाय वाय पी वहाँ से, उसके बाद फिर गया, उसके बाद नहीं आया, उसके बाद गायब हुआ। तो पुलिस वालों ने पूछा उसको, तुम इतने दिन कहाँ रहे? तो कोई चक्कर नहीं लगाया, बोलता मैं कलकत्ता चला गया था अपनी फैमिली को मिलने। तो कलकत्ता का कनेक्शन विक्की का, छोटी सी बात मैं और बता दूँ, विक्की की जो वाइफ है वो पंजाब के रहने वाली है। मुझे लगता है जो मेरी बातचीत से उसने इशारा किया, मल्होत्रा सरनेम जो है उसकी बीवी का है, क्योंकि विक्की ने मुझे एक तो बार बात करते करते बताया कि मेरी बीवी पंजाबन है और इसीलिए मैं पंजाबी बोल लेता हूँ। तो लेकिन मुझे लगता है वो अमृतसर में रहा है, बिना रहे इतनी पंजाबी नहीं आती, और हमेशा मुझे सत श्री अकाल कह के शुरू करता था बात। ये मेरे याद आ गया अभी, जब भी फ़ोन करना उसने कहना परमार साहब सत श्री अकाल, और बात ख़त्म करने के बाद भी सत श्री अकाल। और मैं उसने मखौल करता था, मेरी बीवी कलकत्ता की बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, बंगला बोलती है, तो मैं उसको मखौल करता था तुम्हारी बीवी पंजाब में तो मेरी बीवी बंगालन। तो इस तरीके से मैंने बताया कि बातचीत करने में बहुत अच्छा था और मज़ा आता था उससे बात करके। तो ये विक्की मल्होत्रा का कलकत्ता कनेक्शन, छोटी उम्र में वो बिहार से कलकत्ता चला गया। उसका बाप किसी फैक्ट्री में काम करते थे, मज़दूर थे एक मिल में 24 परगना में, उनके साथ रहा, लेकिन पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। 7-8 जमात पढ़ा, लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट बहुत था। ओवर द ईयर्स किसी तरीके से उसने अंग्रेज़ी लिखनी पढ़नी भी सीख ली, बातचीत करनी सीख ली, ड्रेसअप करना सीख लिया, और कलकत्ता में ही उसने अपना जो प्रॉपर्टी बनाई, कुछ वो वहीं से बनाई। उसने जाके अपनी आइडेंटिटी भी चेंज की, जो पुराना नाम था उसका ओरिजिनल नाम विजय कुमार बदाई यादव, उसके साथ खाली चौधरी ऐड करके उसने अलीपुर कोर्ट में एक हल्फनामा दे के अपना नाम चेंज किया। उस नाम के नीचे उसने नया पासपोर्ट बनाया, और इस तरह से उस आदमी ने अपनी ज़िंदगी निकाली। और मुंबई में आज के दिन में क्राइम में पुलिस का कहना है कि उसका कोई अभी लेना देना नहीं है, लेकिन एजेंसीज के टच में था। उसके सारे साथी या तो मारे गए या जेल में हैं, और कहा जाता है कि एजेंसीज ने ही उसको
एक नई आइडेंटिटी दे के सिंगापुर में या शायद हांगकांग में उसको वहाँ पे रखा हुआ है। उसको एक सेफ असाइनमेंट दी हुई है, वहाँ पे अपना काम कर रहा है। तो ये कहानी थी विक्की मल्होत्रा की। बहुत बातें कर सकता हूँ उसकी मैं, 3-4 एपिसोड बन सकते हैं। कभी मौका मिला तो फिर बनाएंगे। और अंत में मैं एक मैसेज विक्की को देना चाहता हूँ कि विक्की भाई, अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो या देखने का मौका मिले तो फ़ोन ज़रूर करना। सत श्री अकाल। इसके साथ ही आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।